हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। सभी स्टूडेंट का स्वागत है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो पोर्शन हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं हमारे इकोनॉमिक्स ऑन द मूव के प्लेटफॉर्म पे। लिबरलाइजेशन लास्ट टॉपिक था जिसके ऊपर हमने बात किया। इस चैप्टर में इस वीडियो में हम प्राइवेटाइजेशन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए और देखते हैं कि क्या चर्चा करना है, क्या बात करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं आज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जो नेक्स्ट टूल या नेक्स्ट एलिमेंट जिसको हम प्राइवेटाइजेशन के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि हमें प्राइवेटाइजेशन की भी पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ी थी। देखिए, एक बात यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली है, इससे पहले कि मैं प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बात करूं और डिस्कशन करूं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से पहले जो हमारी पॉलिसी थी वो एलक्यूपी की थी। यानी एलक्यूपी में होता क्या था? लाइसेंस, ठीक है, दूसरा क्या है? कोटा, और तीसरा क्या होता था? परमिट। ठीक है, लाइसेंस, कोटा, परमिट। ये लाइसेंस, कोटा, परमिट को किसने रिप्लेस किया था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ने। तो चलिए बात करते हैं और देखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन एक्चुअली होती क्या है। इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूसरी इंक ले ले रहा हूं ताकि जब मैं डिस्कशन करूं तो कुछ चीजों को प्रॉपरली हाईलाइट कर लें। हम ब्लैक ले ले रहे हैं, ठीक है। ओके, चलिए आ जाते हैं और बात करते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन क्या है? कि प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप और ऑपरेशन ऑफ अ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। यानी प्राइवेटाइजेशन क्या है? कि प्राइवेटाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्राइवेट सेक्टर को आप इन्वॉल्व करते हो ओनरशिप में, या फिर उसको मैनेज करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को आप एक मौका देते हो। अब इसमें दो तरीके होते हैं। इट नॉर्मली हैपेंस इन द टू वेज। एक तो है आउटराइट सेल ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइज टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, यानी पूरा का पूरा फर्म उठा के, पूरी की पूरी पब्लिक सेक्टर यूनिट उठा के किसी प्राइवेट बंदे को बेच देना। दूसरा क्या होता है? विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द मिक्स्ड एंटरप्राइजेस। यानी गवर्नमेंट का जहां पे आप समझ सकते हैं कि 100% शेयर था, उसके शेयर को घटा के 80% कर देना या फिर घटा के 70% कर देना। यानी जो उसका ओनरशिप था उस ओनरशिप को थोड़ा सा कम कर देना। यहाँ पे दो बातें और हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके ऊपर बात कर लेते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? इट इज अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट। हियर द गवर्नमेंट सेल ऑफ इट्स शेयर कैपिटल ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट टू द प्राइवेट इन्वेस्टर्स। डिसइन्वेस्टमेंट एक पॉलिसी होती है या फिर इन्वेस्टमेंट में आप पैसा इन्वॉल्व करते हो, इंजेक्ट करते हो। डिसइन्वेस्टमेंट में आप पैसा जो होता है विड्रॉ कर लेते हो। बेसिकली सिंपल वर्ड्स में अगर ये कहा जाए तो इस पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट जो होती है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के शेयर जो होती है वो किसको उठा के बेच देती है? प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बेच देती है। दूसरा क्या है कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? कि डिसइन्वेस्टमेंट एक is a remedial measure to improve production and managerial efficiency. It is also a process of managing the fiscal deficit of the government. यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो डिस्कशन करने वाली है कि डिसइन्वेस्टमेंट एक रेमेडियल मेजर होता है और फिस्कल डेफिसिट जो गवर्नमेंट का हो जाता है, यानी सरकार के ऊपर जो बहुत सारे खर्चे होते हैं, उन खर्चों को अक्सर मैनेज करने के लिए, उन खर्चों के को मैनेज करने के लिए या फिर उनके लिए पैसा लाने के लिए अक्सर सरकार डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को अपनाती है, यानी अपनी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेच देती है और वहां से पैसा निकालती है। अच्छा, उसके बाद अब देखें तो यहां पे अगली बात है कि व्हाई द गवर्नमेंट फेल्ट द नीड ऑफ प्राइवेटाइजेशन। यानी प्राइवेटाइजेशन की अक्सर जरूरत क्यों फील होती है या फिर ऐसा क्या हुआ 1950 से लेके 1991 तक कि सरकार को प्राइवेटाइजेशन के लिए सोचना पड़ा। देखिए यहाँ पे क्या है कि द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द सेकंड 5 ईयर प्लान। यानी ये जो हम अक्सर आईपीआर की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 की, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी दैट वाज इनिशिएटेड इन द ईयर 1948। तो यहाँ पे जो प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था वो सेकंड 5 ईयर प्लान से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो आईपीआर 1956 clearly stated the significance of industry in the growth of our country, and the public sector unit really diversify the industrial base between the period
फ्रॉम 1951 टू 1991, यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 इस बात को बड़े साफ तरीके से समझा रही थी कि इंडस्ट्री जो है कंट्री की ग्रोथ में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, और एंड द पीएसयू रियली डाइवर्सिफाई द इंडस्ट्रियल बेस, और पब्लिक सेक्टर यूनिट बहुत डाइवर्सिफाई हुई, बहुत सेक्टर में उसने काम किया 1951 से 50, यानी 40 सालों में काफी डाइवर्सिफिकेशन देखा गया, एंड इट इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ द पब्लिक सेक्टर. ओके, it was on account of public sector unit that the Indian economy went structural transformation and the people start shifting from agricultural to industry, and there is a simultaneous increase in the GDP also. यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट ने जब इकोनॉमी के बेहतरी के लिए या इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए आप कह सकते हो कि जब काम करना शुरू किया, तो इंडियन इकोनॉमी में बहुत तरीके का चेंजेस देखने को मिला. यानी इंडियन इकोनॉमी अब एक ट्रेडिशनल टाइप की एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी नहीं रह गई थी, बल्कि धीमे धीमे वो अब इंडस्ट्री, स्मॉल और मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की तरफ मूव कर रही थी. और इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ कि जितनी ज्यादा मैकेनाइज्ड सिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ, उसकी मदद से हमारा जो जीडीपी था यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो काफी हाई हुआ, वो काफी ऊपर गया. आफ्टर सर्टेन टाइम मोस्ट पब्लिक सेक्टर यूनिट बिकम सोशल डेट वेट. लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई 90s के दशक में. यह देखा गया कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट जिसको गवर्नमेंट ने अपनी आंखों का तारा बना के रखा था, उस पर बहुत सारा पैसा खर्च कर रही थी, उसको बहुत ही मान सम्मान के साथ बनाया था, काफी भरोसा उसके ऊपर था, काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधों पे थी. बट स्लोली एंड ग्रेजुअली दोस पब्लिक सेक्टर यूनिट एक्चुअली बिकम अ सोशल डेट वेट. यहां पे अगर देखा जाए तो तरह तरह. ओके, सो फाइनली 1991 में ये चीज देखा गया कि जब ये पानी सर से ऊपर हो गया, तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि उन पब्लिक इंटरप्राइजेस को बेचना शुरू कर दीजिए. ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस बहुत एफिशिएंट परफॉर्म नहीं कर रही थी. लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है नवरत्नास, जिसके ऊपर डिस्कशन हम करेंगे कि ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी यानी नवरत्नास, इन्हीं को पब्लिक सेक्टर में बचा के रखा गया. बाकी वो कंपनियां जो कि सिक यूनिट हो गई थी या फिर जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब हो चुका था, गवर्नमेंट ने उनको सेल आउट करने की सोच ली थी, या फिर ये डिसाइड कर लिया कि इनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए. अब देखिए यहाँ पे बात की जाए कि ये नवरत्न, महानवरत्न या मिनी नवरत्न क्या है, तो ये क्या है कि दीज आर दोज कंपनी विच आर जनरेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड दे आर हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी. यानी जैसे महानवरत्न की बात करें तो उसमें आपका नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, या फिर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सॉरी, भारत पेट्रोलियम, ऑयल नेचुरल एंड गैस कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड, ये सब है. नवरत्नान में बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इस टाइप की जो भी कंपनियां हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब नवरत्न. मिनी नवरत्नांस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आईआरसीटीसी भी आ जाता है, यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी आ जाती है. ये सारी कंपनियां मिनी रत्न की कैटेगरी में रखा गया. तो याद रखिएगा कि जो रत्न कंपनी है, चाहे वो महारत्न हो, चाहे वो नवरत्न हो, चाहे वो मिनी रत्न हो, ये हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है. और गवर्नमेंट ने इनको इसलिए रिटेन किया, इसलिए बचाया, बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये बहुत बड़े अमाउंट में गवर्नमेंट को प्रॉफिट दे रही थी. ओके, अब अगले जो लास्ट टॉपिक है प्राइवेटाइजेशन का, उस पर अगर हम चर्चा कर लें, बात कर लें, तो क्या है कि व्हाट आर द गेन्स एंड द लॉसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन. यानी जब 1991 के बाद हमने कोटा से परमिट की तरफ शिफ्ट किया या कोटा से हम परमिट की तरफ गए, तो उसके अपने कुछ फायदे भी थे, उसके अपने कुछ नुकसान भी थे. तो उन्हीं फायदे और नुकसान के बारे में यहाँ पे डिस्कशन या चर्चा कर ले रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन इंप्लाइज सुप्रीमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ओवर द सोशल इंटरेस्ट. एक बहुत प्रॉफिट की मतलब फायदे की जो बात प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड होती है वो ये है कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से ये देखा गया था कि जो सेल्फ इंटरेस्ट की जो पॉलिसी थी, उसको कहीं ना कहीं सोशल इंटरेस्ट के ऊपर रखा गया. और सेल्फ इंटरेस्ट अगर है तो जो भी प्राइवेट बंदा है या कॉरपोरेशन है, वो बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करेगा ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो. सेकंड की अगर हम बात करें तो प्राइवेटाइजेशन एक्सपेक्ट प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स टू वर्क इन अ हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट. देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूं तो बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट,
ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो एक थ्योरी होती है वो प्राइवेटाइजेशन में बेहतर बैठती है, क्योंकि बहुत ही हाईली कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में आप काम करते हो। वहां पे एक हाई कंपटीशन होता है, किसी को एक्स्ट्रा सपोर्ट या एज या फिर फेवर नहीं दिया जाता है किसी भी तरीके से। प्राइवेटाइजेशन का एक अच्छा बेनिफिट है कि कंज्यूमर सॉवरेनिटी होती है। सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि ये माना जाता है कि अंडर प्राइवेटाइजेशन जो हमारा कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर बेसिकली एक तरीके से किंग होता है। किंग होता है, किंग इस लिहाज से होता है कि क्योंकि वो सुपीरियर है, सुप्रीम है, तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और एक हाईली कॉम्पिटेटिव मार्केट में वो जाता है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में होते हैं। तो मार्केट जो होती है वो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कम बल्कि एक तरीके से कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा चलती। कंज्यूमर के पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग अंदाज में समझाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो पोस्ट 1991 के पहले का जो भारत था, अगर उसको आप ध्यान से एनालाइज करिए या समझने की कोशिश करिए तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज ऑफ गुड्स बहुत ही लिमिटेड थे। अपॉर्चुनिटीज ऑफ गुड्स जो थे वो ना के बराबर थे। यानी 1991 से अगर मैं पीछे जाता हूं तो एक एम्बेसडर कंपनी दिखती थी कार में और दूसरी दिखती थी फिएट। बाइक में बात कर लूं तो एक यज़दी दिखती थी और एक राजदूत थी और एक बुलेट थी। ये कुछ नंबर ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में थी वो थी। तो कंज्यूमर्स के पास ऑप्शन नहीं होता था, मतलब उनके पास बहुत सारा पैसा है तब भी वो लेके जाएंगे तो यही गाड़ियां खरीद सकेंगे। बट पोस्ट 1991 पे का जो इंडियन इकोनॉमी और फिर स्पेशली ऑटोमोबाइल सेक्टर पे जो इम्पैक्ट पड़ा कि लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, आप मार्केट में जाइए जो भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। इनफैक्ट अब तो पेट्रोल और डीजल कार से या फिर पेट्रोल बाइक से अगर आप एक शिफ्ट देखोगे तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अब इलेक्ट्रॉनिक स्कूटीज, इलेक्ट्रिक बेस्ड स्कूटी बनाना शुरू करें। मींस द कंज्यूमर हैज अ लॉट ऑफ ऑप्शन, ही कैन गो फॉर टेकिंग एनी ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द अवेलेबल वंस। अब देखिए यहां पे प्रॉफिट के बाद अगर लॉसेस पे बात करें तो प्राइवेटाइजेशन इंकरेजेस फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। गुड्स आर प्रोड्यूस ओनली फॉर दोज हु हैव द मींस टू बाय देम। अब प्राइवेटाइजेशन का एक जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो ये है कि व्हाट टू प्रोड्यूस में बड़ा मसला होता है। नॉर्मली अगर हम बात करें कि ऐसी इकोनॉमी जो कि सोशलिस्टिक टाइप की इकोनॉमी है तो वहां पे व्हाट टू प्रोड्यूस में देखा यह जाता है कि किस कैसे गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाए, किस तरीके के गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाए ताकि वो गुड्स सबके लिए अहम रहे। लेकिन प्राइवेटाइजेशन में फ्री प्ले होता है तो वहां पे ऐसे गुड्स को बनाने की कोशिश किया जाता है जिससे प्राइवेट प्लेयर्स को ज्यादा बेनिफिट हो या फिर उनको फायदा हो। तो ये कहीं ना कहीं एक लॉस होता है कि समाज का वो तबका जो कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत सारा सामान नहीं खरीद सकता, जिसका परचेजिंग कैपेसिटी बहुत हल्की है, वो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि वो कैसे सामानों को जाके खरीदें। Private company dealing mainly in public welfare sector like health, education are more profit oriented than the welfare oriented। ये भी बात बिल्कुल सही है कि प्राइवेटाइजेशन के आने के बाद स्पेशली अगर मैं बात करूं तो जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है और जो हमारा हेल्थ सेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा, आप अगर गौर करिएगा तो कमर्शियलाइज हो चुका है, बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज हो गया है। प्रॉफिट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो चुका है वो सारे स्कूल्स के, कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज का, हॉस्पिटल्स का, जो कि इस प्राइवेट सिस्टम का पार्ट है। उनके लिए सबसे ज्यादा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हाउ टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। यानी जो सर्विस वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं बड़े अमाउंट में, बड़े तरीके से अगर देखा जाए तो वो मिसिंग दिखता था। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट, काफी एक डिस्कशन हमने किया, हमने बात किया कि प्राइवेटाइजेशन क्या होती है, डिसइन्वेस्टमेंट पे भी हमने चर्चा किया। उसके बाद हमने बात किया कि ऐसा क्या हुआ था, तो उसमें हमने देखा कि 90s पहुंचते पहुंचते हमारी जो पब्लिक सेक्टर थी उसमें बहुत करप्शन, इनएफिशिएंसी, और वो सारी की सारी जो पब्लिक सेक्टर थी वो सिक यूनिट में कन्वर्ट हो गई और फाइनली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि हम इसको प्राइवेटाइज कर देंगे। रत्न की अगर हमने बात करें तो मैंने बताया कि ये वो कंपनियां होती हैं जो कि हाईली प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी होती है, और उसकी लिस्ट शेयर किया। और लास्ट में हमने चर्चा किया गेन और लॉसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन क्या होती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस लेक्चर ऑफ प्राइवेटाइजेशन। लास्ट इसका जो पार्ट है वो है हमारा ग्लोबलाइजेशन, जिसके ऊपर हम एक डिटेल में चर्चा करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। स्टे ब्लेस्ड गाइस एंड कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स। थैंक यू।